हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के जो भी उपन्यास, कहानी, नाटक हैं उनको हम क्रम से देख रहे हैं। तो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए भगवती चरण वर्मा का उपन्यास भूले बिसरे चित्र। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा के उस उपन्यास भूले बिसरे चित्र की हम यहाँ पर आज विस्तृत समीक्षा करेंगे। ये 1959 में लिखा गया उपन्यास था। 3 पीढ़ियों के मूल्यों में परिवर्तन की कथा कहता है ये उपन्यास। ठीक है, यानी 3 पीढ़ियों के मूल्यों में परिवर्तन की कथा भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास कहता है। तो इसके विषय में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसके पात्रों की बात करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने रिव्यू, और अगर आपको जो भी विशेष टॉपिक पढ़ना हो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। नेट जेआरएफ के लिए हमारा कंप्लीट कोर्स चलता है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं प्रतिदिन दोनों पेपर की, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और क्रैश कोर्स भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं हम। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास भूले बिसरे चित्र। ठीक है, 1959 में प्रकाशित हुआ एक विशाल का मतलब वृहद उपन्यास है, काफी लंबा चौड़ा उपन्यास है। 1961 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और सन 1980 1880 से 1930 तक की विस्तृत काल अवधि को समेटे इस उपन्यास में मध्य वर्ग के उद्भव और विकास से लेकर सामंतवाद के ह्रास, संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन, पूंजीवाद के उदय एवं भारत की राजनीतिक गतिविधियों के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया गया है। ठीक है, और इस उपन्यास का एक तरीके से मूल विषय हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3 पीढ़ियों के मूल्यों में परिवर्तन की जो कहानी है, ये भूले बिसरे चित्र उपन्यास कहता है। ठीक है, 1959 में प्रकाशित हुआ, 61 में साहित्य अकादमी से नवाजा गया। तो ये इसका जो विषय हमने देखा कि मध्य वर्ग के उद्भव और विकास से लेकर के सामंतवाद के ह्रास, संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन, पूंजीवाद के उदय और भारत की राजनीतिक गतिविधियों के बदलते स्वरूप को ये रेखांकित करता हुआ उपन्यास है। तो भारतीय जीवन की विभिन्न संघर्षपूर्ण स्थितियों को दर्शाने के लिए वर्मा जी ने कायस्थ जाति के एक परिवार की कहानी को इसमें आधार बनाया है। ठीक है, यानी कायस्थ जाति की, जाति का नाम ध्यान रखिए कौन सी जाति है इसमें, कायस्थ जाति के परिवार की कहानी का यह आधार है। और मुख्य रूप से नौकरी पेशा होने के कारण इस जाति के लोगों को अपने घर से दूर विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने का मौका भी मिलता रहता है। तो इसलिए वो बताना चाहते हैं भगवती चरण वर्मा कि इनका जो अनुभव क्षेत्र था वो काफी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि दूर दराज सभी जगह पर ये भिन्न क्षेत्रों में नौकरी पेशा के लिए जाते रहते थे कायस्थ जाति के लोग। तो एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों को कथा का माध्यम बनाकर वर्मा जी ने भारतवर्ष के अनेक जनपदों, तहसीलों और गांवों में धड़कते भारतीय जीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया है। ठीक है, इस अर्थ में 4 पीढ़ियों की पारिवारिक कथा इस उपन्यास की आधिकारिक कथा है। ठीक है, 3 से 4 पीढ़ियां यहाँ पर लेकर चलते हैं कि इसकी आधिकारिक कथा, इन्हीं पीढ़ियों की कथा एक परिवार की। और इसके साथ ही 2 गौड़ कथाएं भी इसमें चलती हैं। कौन सी? कथानक के विकास में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती हैं 2 गौड़ कथाएं भी इसके तहत। ठीक है, उसके बाद पहली कथा जो गौड़ में आती, कहार जाति के घसीटे, उसकी पत्नी छिनकी और बेटे भीखू की। तो ये पात्र भी हो सकते हैं इसके नाम, तो ये भी ध्यान रखिए। तो कहार जाति का घसीटे, उनकी पत्नी का नाम छिनकी और बेटे का नाम भीखू था, इनकी कहानी चलती है। भीखू क्या होता है कि शिवलाल के साथ यानी जो शिवलाल के साथ कचहरी में काम करता है भीखू। ठीक है, और वो दोनों हम प्याला भी हैं। भीखू की पत्नी जिसका नाम छिनकी होता है, शिवपाल के घर में नौकरानी का काम करती है, लेकिन अपनी ईमानदारी, स्वामी भक्त और शिवलाल के साथ अपने अवैध संबंधों के कारण परिवार का हिस्सा हो गई। यही कारण है कि शिवपाल मरते समय उसे बेटे ज्वाला की दूसरी मां तक कह देता है। ठीक है, तो भीखू भी इस परिवार का घरेलू नौकर बनकर जिंदगी गुजार देता है। दूसरी कथा जो चलती है इसमें, तो वो चलती है प्रभु दयाल, उनकी पत्नी जयदेवी और बेटे लक्ष्मी की। ठीक है, प्रभुदयाल महाजन है और अपनी चालाकी तथा तिकड़म के बल पर लंबी चौड़ी जमींदारी का मालिक बन बैठता है। लेकिन यही होशियारी, झूठी इज्जत जमींदारी के वास्तविक मालिक गजराज सिंह और बरजोर सिंह की हत्या का कारण बनती है। खुद प्रभुदयाल भी बरजोर सिंह द्वारा मारा जाता है। प्रभुदयाल का बेटा भी इन्हीं गुणों के चलते एक पूंजीपति बन बैठता है। तो इस तरह ग्रामीण महाजनी सभ्यता धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर इस उपन्यास में बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इस कथा के माध्यम से वर्मा जी ने सामंतवाद के पराभव और पूंजीवाद के उदय के कारणों को भी दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं इस उपन्यास में। शिट। वर्मा जी द्वारा चित्रित मुंशी शिवलाल और उनके परिवार की 3 पीढ़ियों के सदस्य भारतीय इतिहास, राजनीति और समाज में हो रहे परिवर्तनों का न केवल अनुभव करते हैं बल्कि उनमें सक्रिय सहयोग भी देते हैं। शिवलाल एक सामान्य अर्जीन वयस है, लेकिन अंग्रेजी कलेक्टर के चाटुकारिता और चालाकी से अपने अंग्रेजी पढ़े लिखे बेरोजगार बेटे ज्वाला प्रसाद को नायाब तहसीलदार बनवा देता है। ठीक है। मध्यम वर्ग के उत्थान की ये पहली प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है इस उपन्यास में, जिसका स्वाभाविक असर संयुक्त परिवार पर पड़ता है। शिवलाल विदुर है, उसकी मतलब कोई शादी नहीं हुई, इसलिए अपने भाई राधेलाल के परिवार से संयुक्त रूप में रहता है। उनके परिवार की मालकिन राधेलाल की पत्नी होती है। राधेलाल बेहद काइया आदमी है। उनके बेटे से एक एक यानी बेटे एक से एक आवारा हैं। संयुक्त परिवार में अगर कोई आदमी सरकारी ओहदा पा जाता है तो अन्य सदस्य भी प्रायः उसी के सहारे उन्नति करना चाहते हैं। ये स्थिति है समाज की। ठीक है, जो वर्मा जी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। राधेलाल भी यही सोचकर ज्वाला प्रसाद की नौकरी से उत्साहित हो उठता है। जब घर की नौकरानी छिनकी को यह खबर लगती है तो सबसे पहले ज्वाला की पत्नी जमुना को सरकारी अफसरी अपनी गृहस्थी का महत्व समझाते हुए कहती है कि उसे संयुक्त परिवार का लोभ छोड़कर पति के साथ जाकर रहना चाहिए। तो छिनकी उसको इस तरह से समझाती है। इस पर राधेलाल की पत्नी विरोध करती है। खुद 15 दिन के लिए ज्वाला के यहाँ जाकर और उसके रहने का बंदोबस्त करके आने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन छिनकी शिवपाल के पास पहुंच जाती है और उसे संयुक्त परिवार की मुश्किलों से अवगत कराकर जमुना को ज्वाला के साथ भेजने का सुझाव दे देती है। शिवपाल भी छिनकी की बुद्धि, चातुर और निष्ठा से प्रभावित हो जाते हैं। जमुना को ज्वाला प्रसाद के साथ भिजवाने की व्यवस्था कर देते हैं और इस प्रकार इस उपन्यास में वर्मा जी ने पहली बार घर से दूर दूसरी जगह यानी अन्यत्र नौकरी मिलने के प्रभाव स्वरूप संयुक्त परिवार के टूटने की तथा एकल परिवार बनने के कारणों और उसकी प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं कि किस तरीके से संयुक्त परिवार के टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। देवी शंकर अवस्थी के शब्दों में कहते हैं कि देवी शंकर अवस्थी का कथन आता है कि बेटे के साथ बहू का जाना संयुक्त प्रथा की पहली दरार है। फिर तो मुंशी शिवलाल के भाई राधेलाल की हर प्रकार की चेष्टाओं के बावजूद संयुक्त कौटुंबिकता टूट कर रह जाती है। समस्या आगे भी आ सकती है। इसी से बचने के लिए लेखक ने ज्वाला प्रसाद, गंगा प्रसाद एवं नवल तीनों को इकलौता बेटा ही यहाँ पर दिखाया है। ठीक है। जमुना के प्रति जमुना के प्रति ज्वाला के पास आने के कुछ दिन बाद शिवलाल भी छिनकी को लेकर बेटे के यहाँ घाटमपुर रहने पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे राधेलाल भी अपने बेटों के साथ वहीं आकर रहने लगता है। महत्वाकांक्षी राधेलाल के सभी बेटे बेरोजगार हैं। अक्सर भाई शिवपाल के साथ विभिन्न किस्म की तिकड़मी योजनाएं बनाकर ज्वाला प्रसाद को जमीन जायदाद इकट्ठी करने के लिए उकसाते रहते हैं। ज्वाला प्रसाद पिता और चाचा के फरेब में आने से मना कर देता है। ज्वाला के इस विरोध से क्षुब्ध होकर शिवलाल आत्महत्या कर लेता है। तो जो आत्महत्या करने वाला पात्र है इसमें वो शिवलाल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो ज्वाला प्रसाद अपने भाइयों और चाचा की नित नई तिकड़मों और वारदातों से परेशान हो जाता है। वह अक्सर उन्हें ईमानदारी से चलने की सलाह देता है, पर ज्वाला का सहारा लेकर गलत ढंग से अपने उद्धार में करने में लगे रहते हैं सभी। तो उस समय तत्कालीन मध्य वर्ग के सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, इन तीनों परिस्थितियां वहां पर मौजूद दिखाई देती हैं। वहां एक तरफ नैतिकता और ईमानदारी जैसे मूल्य दिखाई देते हैं, दूसरी ओर उनका पतन भी हो रहा होता है। जैसे ज्वाला प्रसाद अपने चाचा से कहते हैं, मैंने जो कुछ आप लोगों से कहा वह आप लोगों के हित में है और आपने अपने हित में है, इसलिए लड़कों से कहिए कि ईमानदार बने और मेहनत करें। उनकी ईमानदारी और मेहनत में मैं हर तरह की मदद करने को तैयार हूं, पर मेरे साथ रहकर ये सब लोग आवारा, कामचोर, बेईमान और लुटेरे बन रहे हैं। आखिर जिंदगी सुधारना आपका कर्तव्य है। ये कथन यहाँ पर आता है। ठीक है। तो ये आप उन अपने द्वैत भावना भी संयुक्त परिवार के टूटने की वजह भी बनती है यहाँ पर। तो आगे कथा चलती है। तो घाटमपुर में ठाकुर बरजोर सिंह, ठाकुर गजुराज और लाला प्रभुदयाल के संघर्ष के रूप में हमें सामंतवाद बनाम पूंजीवाद का घात प्रतिघात भी दिखाई देता है। प्रभुदयाल उक्त दोनों कुलाभिमानी पुराने सामंतों और ठाट बाट में गर्क ठाकुरों को नीचा दिखाता है। कानून के नाम पर नौकरशाही यानी ज्वाला प्रसाद अपने पक्ष में रखना, न्याय को अपने पक्ष में रखना नहीं बोलता है। पूंजीवाद और नौकरशाही के गठजोड़ से लेखक ने सामंतवाद को पराजय को चित्रित किया है। यहीं से अनैतिकता का खेल भी शुरू हो जाता है। बरजोर सिंह द्वारा प्रभुदयाल की हत्या कर दी जाती है। पूरी संपत्ति जायदाद पत्नी जयदेई के हाथ में आ जाती है, जिसे रखने के लिए नौकरशाही से संबंधी गांठें रहती हैं।
ज्वाला प्रसाद के साथ यौन संबंध स्थापित कर पूंजीवाद और नौकरशाही के गठजोड़ का नया मोड़ भी दे देती है। ठीक है, तो इसी के तहत ताउम्र के लिए ज्वाला प्रसाद के घर की सुभैषणी भी वो बन जाती है। तो इस तरह ज्वाला प्रसाद का बेटा गंगा प्रसाद को जब बड़ा होता है तो वही उसकी उच्च शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती है। जयदेव के पास रईसी ठाट बाट में रहकर गंगा प्रसाद के व्यक्तित्व में जब गजब का निखार आ जाता है, अपनी योग्यता, ज्वाला प्रसाद की खुशामद और लक्ष्मी चंद की सिफारिश से वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। एक सामान्य अर्जी निवेश मुंशी शिवलाल के परिवार की ये प्रगति देखने बनती है, यानी उल्लेखनीय है। और लक्ष्मी चंद जैसे जो पूंजीपति का साथ जो भी उसके परिवार को अनपेक्षित सम्मान और सुविधाएं दिलवाता है, इसलिए एक दबंग, रौबीले स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक गंगा प्रसाद को सरकारी अफसर के रूप में बेहिसाब सफलता यहाँ पर मिल जाती है। ये सफलताएं जो मिलती हैं, सुख सुविधाएं उसे भोग विलास की ओर भी ले जाती हैं। शराब और स्त्री दोनों उसकी कमजोरी बन जाती हैं। ठीक है, गंगा प्रसाद की पहले तो वह अतप्त काम वासना से पीड़ित संतो नाम की स्त्री को अपनी वासना का शिकार बनाता है और इसके बाद वेश्या मलका से उसके संबंध होते हैं। मलका अपनी पंकिल जीवन से निकलकर हमेशा के लिए गंगा प्रसाद की हो जाना चाहती है, पर गंगा प्रसाद के मध्यम वर्गीय संस्कार उसके बीच में आड़े आ जाते हैं। अपनी मित्र अलरोजा से कहता है कि अली राजा, सबको मैं साहब आपको मैं बतला दूं कि उसके रुपयों में मुझे कोई मोह नहीं है, तो उसकी मोहब्बत का कायल हूँ। मैं जानता हूँ कि वह अब कोठे पर नहीं बैठेगी, लेकिन आप ही समझिए, मेरा खानदान है, मेरी इज्जत है। परंतु मदिरा और स्त्री के जाल में फंसकर गंगा प्रसाद बाहर नहीं निकल पाता है, अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख होने लगता है। प्रेमिका मलका तो उससे छूट ही जाती है, मदिरा नहीं छोड़ पाता वो। और इस प्रकार इसी दौर में अंग्रेजों की रंगभीत नीति का शिकार भी बनता है। सदमा उसको ये बर्दाश्त नहीं होता, चारों ओर असफलता, असमयता जो होती है उसकी जान ले लेती है। तो इस तरह से उसने गलती कब और कहाँ थी, इस तरह का उसको अच्छी तरह से ज्ञान भी होता है, और जिससे वह मरते समय अपने इकलौते पुत्र नवल के आगे स्वीकारता भी है कि उसने क्या क्या गलतियां की। वो कहता है कि एक दिन मैंने अपनी नौकरी, गुलामी और व्यवस्था से विद्रोह किया था। मेरे अंदर वाला यह विद्रोह अवास्तविक था। ज्ञान चाचा चाहते इस बात को मैंने ये तय कर लिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अनायास ही मेरे अंदर कायरता का एक छोटा सा सहारा मिल गया। मेरी कायरता मुझ पर चढ़ बैठी। मैंने अपनी इस्तीफा का फाड़ डाला और अपमान का जहर भी पी लिया। मैं उसी समय टूट गया था जब मैंने इस्तीफा फाड़ डाला था। पिछले 8-10 साल से केवल घिसटता रहा हूँ, ये कथन आता है वहां पे गंगा प्रसाद का। ठीक है, तो इस तरीके से इस उपन्यास में हम देखते हैं कि तत्कालीन मध्यम वर्गीय मना स्थिति और संकटों का चित्रण लेखक ने किया। 1920 से 30 तक पूंजीवाद साम्राज्यवाद की छाया के नीचे पनप रहे जो मध्यम वर्ग के सामने आने लगे, जो सामने समस्याएं थी, उनका चित्रण किया। ठीक है, गंगा प्रसाद, ज्वाला प्रसाद के मध्य वर्ग और तथा नौकरशाही के प्रतीक कहे जा सकते हैं ये लोग। दोनों आला अफसर बन जाते हैं, मध्यम वर्ग चरम भौतिक उत्थान का, और लेकिन अचानक गंगा प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। तो बेटा नवल लगभग उसी की स्थिति में भी पहुंच जाता है जहां से उसके दादा ज्वाला प्रसाद ने जीवन की शुरुआत की थी। असल में नवल गंगा प्रसाद की स्वीकारोक्ति और ज्ञान प्रकाश की प्रेरणा से प्रभावित होता है। तो इस तरीके से इस उपन्यास में वह आगे नवल क्या करता है, राय बहादुर कामतानाथ की बेटी के साथ शादी करने और उन्हीं के खर्चों पर इंग्लैंड जाकर आईएएस बनने के प्रलोभन ठुकरा देता है। पूरे आवेश के साथ सत्याग्रह के संग्राम में कूद पड़ता है नवल। ठीक है, उसको जेल भी हो जाती है, तो ये ध्यान रखिए सत्याग्रह के संग्राम में कौन कूदा। तो इस तरीके से वर्मा जी ने यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की कि आज़ादी का आंदोलन शहरी मध्यवर्गीय में जितनी तेजी और गहराई से फैल रहा था, गांवों में उससे गति से नहीं पहुंच रहा था। गंगा प्रसाद को स्वाधीनता संग्राम में सहानुभूति थी, लेकिन उसमें उसकी पीढ़ी नौकरी छोड़ने का साहस नहीं था। अगली पीढ़ी में यह साहस उससे जुड़ा भरपूर आत्मविश्वास था मौजूद था। मुंशी शिवनाथ से लेकर ज्वाला प्रसाद और गंगा प्रसाद तक यहाँ भौतिक उन्नयन तो हुआ, लेकिन चारित्रिक पतन भी इन लोगों का हो जाता है। तो अंत में नवल के यहाँ चौथी पीढ़ी में आकर चारित्रिक उन्नयन में बदलती है। एक मामूली नौकर से शुरू हुआ परिवार अपनी चौथी पीढ़ी में कहाँ पहुंचा, उस पीढ़ी के वर्ग, चरित्र और नियत की सूचना इस उपन्यास में मिलती है। उस समय देशवासियों में जिस राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण हो रहा था, वर्मा जी ने नवल और उसकी सक्रिय पीढ़ी में माध्यम से उसका सफल अंकन इस भूले बिसरे चित्र के माध्यम से किया। ठीक है, तो इस उपन्यास की मुख्य अगर थीम की बात करें तो इसकी क्या है कि ये सामंतवादी, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पुराने मूल्यों के टूटते नए मूल्यों को बनते हुए दिखाना इस उपन्यास का विषय है। इस क्रम में समाज, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि सब के निर्माण का क्षरण क्रमशः इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, इस उपन्यास में अवैध संबंधों के रूप में सामंतवाद की एक मनोवृत्ति भी रेखांकित की जा चुकी है। मुंशी शिवलाल की पत्नी नहीं थी, वे छिक्के नाम की नौकरानी से संबंध करता है, जिनकी उनकी हैसियत घर में नौकरानी
की सौमिनी किसी लगती है, प्रभुलाला प्रभुदयाल विधवा जयदेवी से संबंध बनाता है। तो ऐसे इस तरह के अनेक यहाँ पे अवैध संबंधों की ये इसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, उसके बाद श्यामलाल की पत्नी की कथा आती है। हिंदू समाज में नारी शोषण का उदाहरण है श्यामलाल की पत्नी। जयदेव के माध्यम से विधवा समाज का पक्ष सामने आया। विद्या के द्वारा दहेज की समस्या सामने आती है। विद्या अपने क्रूर और दहेज लोभी ससुर की पिटाई करने के लिए तत्पर होता है। तो अब जीविकोपार्जन के लिए घर से निकलना नारी विद्रोह जागरण को सूचित करता है। ठीक है, मलका को तत्कालीन वेश्या के निर्देशन के लिए लाया गया। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आगे अगर इस उपन्यास के पात्रों की तरफ चलें तो इस महत्वपूर्ण पात्र हैं इस उपन्यास में। तो इसमें है जैसे कि भूले बिसरे चित्र के विभिन्न प्रकार के पात्र भीखू, मीर, सखावत, हुसैन, बरजोर सिंह, राधेलाल, श्यामलाल, लक्ष्मीचंद, रिपुदमन सिंह, राधा किशन, संतो, कैलाशो, ज्ञान प्रकाश, मलका, अली, विद्या, राय बहादुर, कामतानाथ, बिंदेश्वरी और सिद्धेश्वरी और प्रेम शंकर, ये सभी पात्र हैं इस उपन्यास के। ठीक है, तो इस तरीके से इस उपन्यास में यानी कुंवर नारायण लिखते हैं इस उपन्यास के विषय में कि तीसरे खंड के प्रारंभ में 1911 दिल्ली दरबार का प्रसंग न केवल निरर्थक और हेतुहीन है बल्कि अपूर्ण और भटकाने वाला भी है। इस प्रकार से ये सभी यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उपन्यास जो है सीधे सीधे यानी विभिन्न प्रकार के ऐसे दृश्य सामने लाता है। ऐसे कथानक कुछ आते हैं बीच में जो कथा सूत्र, जिनकी कथा बीच बीच में कई कथाएं भी आती हैं, चलती हैं, बीच में थोड़ी सी कथा आकर छूट जाती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे ये नहीं लंबा चौड़ा ये काफ़ी उपन्यास है और किस तरीके से वर्मा जी ने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करने का यानी प्रयास किया है। ठीक है, तो वर्मा जी ने अन्य उपन्यासों की तरह भूले बिसरे चित्र में मानव परिस्थितियों का गुलाम नियंता के हाथ की कठपुतली बनकर प्रस्तुत किया है मानव को। चित्रलेखा में जहाँ पर वो अतीत के पट पर पाप पुण्य की समस्या दर्शाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर मानव को परिस्थितियों का गुलाम दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो भूले बिसरे चित्र में इसी जीवन दर्शन की स्थापना हुई है कि परिस्थितियों के साथ मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं। मनुष्य अवश्य होकर उनके साथ बहता चला जाता है। उपन्यास का एक पात्र रिपुदमन भी गंगा प्रसाद से बात करते हुए इस बात को बताता है। वो कथन आता है यहाँ पर कि परिस्थिति और आधारभूत व्यक्तित्व, बाबू गंगा प्रसाद आधारभूत व्यक्तित्व में देवता होता है, दानव होता है, नेकी और बदी क्रिया और प्रक्रिया के रूप में हर व्यक्तित्व का एक भाग है। तो ये था उपन्यास भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इस उपन्यास में भारत के देश का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और बदलते जीवन मूल्यों की छोटी बड़ी कहानियों के माध्यम से यानी इसको यहाँ पर सभी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया भारत के गौरवशाली इतिहास को, और उन्हें उसमें वर्मा जी को सफलता भी मिली इन सारे विषयों को प्रस्तुत करने में। तो भूले बिसरे चित्र की इतनी ख्याति अर्जित हुई कि इसकी रचना बर्मीज, तिब्बती, जापानी, रशियन अनेक विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ठीक है, तो ये था उपन्यास भूले बिसरे चित्र। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और अपने कमेंट के माध्यम से विचार भी बताइएगा कि इस उपन्यास की समीक्षा कैसी लगी। महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश की। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।